आज हमारे अध्ययन का विषय है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा श्रीलंका के साथ भारत के संबंध, या इसी को हम बृहत्तर भारत के नाम से भी जानते हैं। पूर्व में हमने इस विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध, या किस प्रकार से बृहत्तर भारत यहाँ तक विस्तृत था, इस पर हम चर्चा करेंगे। बृहत्तर भारत केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में भी अफ़गानिस्तान, जापान, चीन, खोतान, कासगर और पश्चिमी देशों के साथ भी भारतीयों के संपर्क प्राचीन काल से रहे थे। किंतु पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के अध्ययन करने के कारण हम यहीं तक सीमित हैं। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारत यहीं तक सीमित था या बृहत्तर भारत यहाँ तक सीमित था। अंत में इस अध्ययन में हम निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे प्रमुख विद्वानों के विचारों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा श्रीलंका के साथ भारत के संबंध अथवा बृहत्तर भारत भाग 2। चंपा राज्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। यह उपनिवेश वर्तमान अन्नाम के दक्षिण में स्थित था। इसकी गणना भारत के प्राचीनतम उपनिवेशों में की जाती है। इसकी राजधानी चंपा थी। इस प्रदेश के विजेता चाम कहलाते थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राजवंश की यहाँ पर स्थापना की थी। दूसरी सदी में चंपा में भारतीय राज्य श्रीमार के द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। संस्कृत भाषा में इनके अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। इस वंश ने 5वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया था। इंद्रवर्मा तृतीय बौद्ध दर्शन, पाणिनि के व्याकरण और शैव ग्रंथ उत्तरकल्प का महान विद्वान था, बड़ा विद्वान माना जाता था। इस क्षेत्र का नामकरण भी भारतीय आधार पर हुआ। भागलपुर के चंपा के नाम पर अथवा चंपा नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, ऐसा ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं। इस क्षेत्र को अंग द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है। भारतीय क्षेत्र का नाम अंग था, आप सभी परिचित हैं। महाभारत काल में भी कर्ण को अंग नरेश कहा गया, या अंग नरेश बनाया था दुर्योधन ने। इस किस्से कथा से आप सभी परिचित हैं महाभारत में। यहाँ अंग का जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र था, और यहाँ पर भी इस क्षेत्र को अंग के नाम से पुकारा गया, जो भारतीयता का प्रमाण देता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अंग, बंग, बंग कहा जाता है बंगाल को, अंग बिहार का क्षेत्र था, और कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ से भारतीय लोग वहाँ पर गए थे। इस क्षेत्र के निवासी थे जो भारत से इन क्षेत्रों से गए थे। यहाँ प्राप्त अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ के भारतीय शासकों में भद्रवर्मा, गंगराज, इंद्रवर्मा, जय इंद्रवर्मा थे। यहाँ पर भारतीय शासन 15वीं शताब्दी तक कायम रहा था। यहाँ के समाज में स्पष्टतया भारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अवधारणा, और जो भारतीय समाज में इसकी व्यवस्था हम देखते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे आज भी देखी जा सकती है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ और मंदिर प्राप्त होते हैं। यहाँ की विवाह की विधि, सती प्रथा, शवदाह करने का तरीका या शवदाह क्रिया भारतीय विधि अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। संस्कृत भाषा एवं बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव यहाँ पर पड़ा, देखा जा सकता है आज भी। परिधान या पहनावे ओढ़ावे में, उत्सवों में, जो उत्सवों का आयोजन होता है, त्योहारों का आयोजन होता है, पर्व जिस तरह से भारत में मनाए जाते हैं उस तरह के पर्व यहाँ भी मनाए जाते हैं। तो परिधानों में, उत्सवों में और पर्वों में या उनके करने के ढंग में भारतीयता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो इस क्षेत्र में भी भारतीयता का व्यापक प्रभाव हम पाते हैं और आज तक पाते हैं। अगला है जावा अथवा यवद्वीप। यवद्वीप के नाम से प्राचीन काल में भारत में यह विख्यात रहा। इसका उल्लेख
रामायण में भी हमें प्राप्त होता है। माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर दल यहाँ तक भेजा था, उस समय इसका उल्लेख आता है यवद्वीप का। सुग्रीव को बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान था, तो यवद्वीप की भी जानकारी उस समय से भारतीयों के पास थी। अजीसक नामक एक भारतीय था जिसने सन 78 में एक संवत यहाँ पर चलाया था। उसके पूर्व ही ये माना जाता है कि भारतीय वहाँ पर जाने लगे थे। यह संवत अजीसक संवत के नाम से जाना जाता है। दूसरी सदी में यहाँ का शासक देववर्मन था, यह भी भारतीय था। 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में भी यहाँ पर भारतीयों का शासन रहा था। फाहियान विवरण देता है कि 5वीं शताब्दी में यहाँ पर सनातन यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव उसने देखा था, इसका वह विवरण देता है। पूर्णवर्मा कृत या पूर्णवर्मा के द्वारा रचित संस्कृत के 4 अभिलेख यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गुणवर्मा नामक व्यक्ति, इसके द्वारा यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। इसके द्वारा यहाँ के राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी गई थी। 7वीं शताब्दी में संजय नामक एक प्रतापी शासक के द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित किया गया था। इसका विस्तार जावा से बाली, सुमात्रा, कंबोडिया आदि प्रदेशों तक हुआ। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका विस्तार संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों तक फैल गया था। इसमें मलेशिया, कंबोडिया, बर्मा आदि भी शामिल थे। शैलेंद्र साम्राज्य स्थापित हुआ था। शैलेंद्र साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए गए थे। मातरम वंश ने 13वीं शताब्दी में यहाँ पर शासन किया था। इस क्षेत्र में कडारम नामक स्थान था, जहाँ पर चोल वंश के द्वारा आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई थी और इस विजय के बाद शैलेंद्र साम्राज्य को आघात लगा था। इस क्षेत्र में 3 राजवंश जो भारतीय थे, उनमें केदरी, मजपहित एवं सिंहसरी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं या उल्लेखनीय है। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, जो 9 वृत्ताकार चबूतरों पर बना हुआ है। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, बरामदा है, स्तंभ भी बना हुआ है। बुद्ध के जीवन का तथा जातक कथाओं का, जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, जिनकी संख्या 549 है, ये जातक कथाओं का विवरण या चित्रण यहाँ पर किया गया है। प्रवेश द्वार बना हुआ है। फूल, पत्ते, पशु, देवी, देवता आदि के चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। यहाँ के कानूनों पर और शिष्टाचार पर भारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ स्थित वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ण व्यवस्था भारतीय देन है। यहाँ की चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, इन सभी कलाओं पर भारतीयता का प्रभाव देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के प्रमाण अभी भी वहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ मंदिरों को चंडी कहा जाता था। यहाँ स्थित चंडी कलशन, चंडी मेघदूत और चंडी सारी तथा चंडी सेवी बौद्ध मंदिर के रूप में विख्यात रहे। तो इस क्षेत्र पर भी भारतीयता के स्पष्ट प्रमाण हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुमात्रा में। सुमात्रा को सुवर्ण द्वीप भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर में स्थित है और भारत चीन समुद्री मार्ग है, उस मार्ग में एक द्वीप है। 4वीं शताब्दी में श्री विजय के द्वारा यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र में जयनाथ नामक शासक 684 ईस्वी में शासन करता था, ये भी भारतीय था। इत्सिंग नामक चीनी यात्री जब यहाँ पर आया तो उसने विवरण दिया कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पर बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का ये केंद्र था या बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर निवास करते थे। इस तरह प्रमाणित होता है कि भारतीयता का प्रभाव 7वीं शताब्दी में भी यहाँ पर स्थापित था। 8वीं शताब्दी में सुमात्रा अथवा सुवर्णद्वीप पर शैलेंद्र साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार 8वीं शताब्दी में भी भारतीयता का प्रभाव स्पष्ट रूप से यहाँ पर रहा। शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना के पश्चात यहाँ के सम्राट के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई तथा विशाल जल बेड़े का भी
जल सेना का भी निर्माण किया गया। बोरोबुदूर के बौद्ध स्मारक का निर्माण शैलेंद्र साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म के मानने वाले बड़ी संख्या में निवास करते थे तथा आज भी निवास करते हैं। संस्कृत और पाली भाषा का प्रभाव आज तक यहाँ पर देखा जा सकता है। संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा था, जो आज भी देखा जा सकता है। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। राजेंद्र चोल ने इनके साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा शैलेंद्र साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ। 11वीं शताब्दी में इसका पतन प्रारंभ हो गया था और अंततः शैलेंद्र साम्राज्य समाप्त हुआ। किंतु एक लंबे समय तक इस वंश ने दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों पर शासन किया, जो कि भारतीय थे। इसके बाद हम देखेंगे बोर्नियो। यह एक विशाल द्वीप है। संभवतः प्रथम सदी में भारतीयों का संपर्क इस क्षेत्र से हुआ था। भारतीय शासक मूल वर्मा के द्वारा 4वीं सदी में विशाल यज्ञ एवं दान का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी गई थी। तो वृहद धार्मिक आयोजन ये हुआ था। यहाँ स्थित कामबेंग में बौद्ध एवं हिंदू मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर कुतेई एवं मुआकरान या मुवराकमन नाम से स्थान है। कुतेई और मुवराकमन नाम के दो प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय प्रभाव यहाँ पर थे। यहाँ पर संस्कृत भाषा के भी प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा भारतीय कलाओं में स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला के प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के आचार विचार, परिधान में भी भारतीयता के लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाली। जावा के पूर्व स्थित बाली नामक द्वीप है। यहाँ आज भी हिंदू परंपराएं देखी जा सकती हैं। वेद, रामायण एवं महाभारत की जानकार वहाँ आज भी बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। बाली में कौंडिन वंश के द्वारा, कौंडिन नाम का ब्राह्मण था, उस वंश के द्वारा शासन की स्थापना की गई थी। ऐसा अनुश्रुतियों में और प्रमाणों से भी, ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है। इत्यसिंह ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तथा यह स्पष्ट किया था कि बाली में बौद्ध धर्म मानने वालों की बड़ी संख्या उसके यात्रा के समय थी। यहाँ पर स्थित वर्ण व्यवस्था भारतीयता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ की विवाह की पद्धति भारतीय पद्धति है। जात कर्म, नामकरण तथा विभिन्न संस्कार जैसा कि हमारे देश भारत में होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी आयोजन किए जाते हैं उन संस्कारों का। मंदिरों में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सभी में भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मंदिर और स्तूप हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोगों में विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश, नंदी, कृष्ण, महाभारत की जो नायक हैं, पांडव हों या अन्य, कर्ण आदि, अब भी सभी लोकप्रिय हैं। वेद, महाभारत, रामायण भी यहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं। इस तरह से यह द्वीप पूरी तरह से भारतीयता के प्रभाव में पूर्व में भी था और अभी भी उसके प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके बाद 11वें देश के रूप में श्रीलंका अथवा सिंहल द्वीप के नाम से ये जाना गया था। रामायण काल में भारत का संबंध श्रीलंका के साथ था। इसके प्रमाण आप इससे सभी परिचित हैं। किस प्रकार से भगवान राम ने श्रीलंका या लंका पर आक्रमण किया था रावण के ऊपर और माता सीता को ले आए थे। इसका पूरा विवरण आपको पता है। तो रामायण काल में भारतीयों का संपर्क यहाँ पर हुआ ऐसा माना जाता है। रामायण के अनुसार ऐतिहासिक जो प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण, उनमें
500 ईस्वी पूर्व श्री विजय के द्वारा यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की या उपनिवेश की स्थापना की गई तथा इस द्वीप का नाम सिंहल द्वीप उनके द्वारा रखा गया। सम्राट अशोक के काल में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका प्रस्थान किया गया था। आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में निवास करते हैं। शुंग काल में श्रीलंका से सबसे बड़ी संख्या में बौद्ध भारत की यात्रा के लिए आए। राजगृह, शाश्वती एवं पाटलिपुत्र से बौद्ध मतावलंबी बड़ी संख्या में श्रीलंका भी गए। समुद्रगुप्त के काल में मेघवर्मन या मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति प्राप्त कर बौद्ध गया में बौद्ध विहार उसने बनवाया था। चोल राजा राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था तथा भारतीय शासन श्रीलंका पर कायम किया था। भारत का व्यापारिक संबंध ताम्रलिप्टी बंदरगाह के माध्यम से सोपारा एवं भणौज से श्रीलंका के साथ होता था या इन बंदरगाहों से व्यापार संपादित होता था। बौद्ध जातक कथाओं में भारत एवं श्रीलंका के संबंध का विवरण हमें प्राप्त होता है, विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। सिगरिया में जो चित्रकला है, श्रीलंका के स्थान है सिगरिया, यहाँ की जो चित्रकला है वो अजंता गुफा में जिस प्रकार से चित्रकारी की गई है उससे पूरी तरह से प्रभावित है, उसी तरह की है। थोलोनुरवा के स्तूप एवं विहार भारतीय ढंग से बनाए गए हैं, ये भी भारतीयता के प्रमाण हैं। अनुराधापुर में बड़े पैमाने पर स्तूप एवं विहार देखे जा सकते हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं और भारतीयता से पूरी तरह से प्रभावित हैं या भारतीय धर्म है बौद्ध धर्म। यहाँ की कला जिसमें मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं चित्रकला मुख्य रूप से सम्मिलित हैं जो भारतीयता से सर्वाधिक रूप में प्रभावित हैं। तो इस तरह से श्रीलंका के साथ भारत के संपर्क रामायण काल से माना जा सकता है और वहाँ से लेकर अब तक श्रीलंका, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश भी है, एक द्वीप है, तो लगातार बड़ी संख्या में भारतीय तमिलवंशी लोग अभी भी वहाँ निवास करते हैं और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव आज भी श्रीलंका में देखा जा सकता है, जो ये प्रमाणित कर देता है कि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बड़े प्राचीन रहे। न केवल व्यापार हुआ बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, धर्म, भाषा, कलाओं सब में बड़ा व्यापक प्रभाव हम देख सकते हैं श्रीलंका में। आइए अब देख लेते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इस अध्ययन से। पहला है बृहत्तर भारत। निसंदेह प्राचीन काल से बृहत्तर भारत स्थापित था। यह उपरोक्त विस्तृत विवरण से जो हमने अभी दिया इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि भारतीय प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पूरी तरह से व्याप्त था तथा भारतीयों का राजनीतिक अधिकार भी इन क्षेत्रों में था। न केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बल्कि एशिया और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी भारत का इसी प्रकार का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, किंतु इनके साथ तो बहुत गहन इस प्रकार के संपर्क थे और इसके इतने सारे प्रमाण हमने आपको दिए। इसके अलावा भी अब तक और भी बहुत सारे प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जो ये प्रमाणित कर देते हैं कि बृहत्तर भारत निस्संदेह था, उसमें कोई भी संदेह अब किसी को भी नहीं है। दूसरी जो बात कही जाती है कि भारतीय कूप मंडूक थे, यह धारणा पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। भारतीयों के विषय में जो यह धारणा विशेषकर विदेशी इतिहासकारों के द्वारा फैलाई गई थी कि भारतीय कूप मंडूक थे, इन हजारों हजार प्रमाणों से सर्वथा मिथ्या प्रमाणित होता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि बृहत्तर भारत प्राचीन काल से स्थापित था। इसमें किसी को भी अब कोई संदेह नहीं है क्योंकि इतने सारे प्रमाण मिलते हैं और इन प्रमाणों को अगर कोई ना भी माने तो भारत एक बार आए और इन क्षेत्रों में जाए तो जाते ही स्पष्ट हो जाता है कि इनकी बोलचाल, भाषा, संस्कृति पूरी तरह से भारतीयता से प्रभावित है। यद्यपि इन क्षेत्रों में अब ज़्यादातर स्थलों पर इस्लाम धर्म को मानने वाले आ गए हैं, किंतु आज भी वहाँ रामचरितमानस या रामायण की रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है और वो पूरी तरह से भारतीयता से प्रभावित दिखते हैं। तीसरा था शैलेंद्र साम्राज्य। निष्कर्ष में ये उल्लेखनीय है। शैलेंद्र साम्राज्य का केवल एक का उदाहरण ही
बृहत्तर भारत को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त कहा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत विस्तृत साम्राज्य था और लगभग पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में यह विस्तार पा चुका था। इस तरह से शैलेंद्र साम्राज्य का उल्लेख करना निष्कर्ष में आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साम्राज्य था इस क्षेत्र का, जो प्रायः सभी द्वीपों तक फैल चुका था, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में। तो इसलिए ये भारतीयता या भारत के संबंध को स्पष्ट करने के लिए शैलेंद्र साम्राज्य का सर्वाधिक उदाहरण दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं व्यापार, कला, धर्म, भाषा एवं संस्कृतिगत प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ा था। भारतीयों का संपर्क दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों से व्यापार के कारण प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा और कला के प्रभाव इन क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। संस्कृत और पाली भाषा का इन क्षेत्रों में प्रयोग उल्लेखनीय है। सनातन धर्म एवं बौद्ध धर्म से यह क्षेत्र प्रभावित हुए, उससे बच नहीं सके। सभी जगह पर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव, कुछ स्थलों पर जैन धर्म का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सभी कलाओं पर इन क्षेत्रों के भारतीयता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, महत्वाकांक्षा एवं आक्रामकता ऐसे कारण थे जिन कारणों से बृहत्तर भारत को धक्का लगा था। इन क्षेत्रीय शक्तियों में अरब, तुर्क और मंगोल इस काल में प्रमुख थे। इन महत्वाकांक्षी जातियों ने आक्रामकता की नीति अपनाई, जिसके कारण भारतीय साम्राज्य अथवा बृहत्तर भारत खंडित होता गया। इस्लामिक आक्रामकता के कारण तुर्कों और अरबों के आक्रमण भारत में प्रारंभ हुए तथा बृहत्तर भारत का मूल स्रोत ही सूख गया। भारत में ही भारत क्योंकि इनका गुलाम होता गया, उनका अधिकार भारतीय क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण भारतीयता का प्रभाव जो इन क्षेत्रों में था उसमें कम से कम राजनीतिक अधिकार तो जाता रहा। जिस प्रकार से डॉक्टर राजबली पांडे भी लिखते हैं कि जब तक भारत में भारतीयों का राज्य था, उनके उपनिवेश बाहर के देशों में लहलहाते रहे, परंतु भारत में अपने मूल आधार और प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूखने लगे। ये बात पूर्णतः सत्य है। सिल्विया लेवी के अनुसार भारत ने उस समय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया जब सारा संसार बर्बरतापूर्ण कृतियों में डूबा हुआ था। यद्यपि आज के साम्राज्य उनसे कहीं अधिक विस्तृत हैं, पर उच्चता की दृष्टि से वे उनसे कहीं बढ़ चढ़कर थे, क्योंकि वे वर्तमान साम्राज्यों की भांति तोपों, वायुयानों और विषैली गैसों के द्वारा स्थापित न होकर सत्य व श्रद्धा के आधार पर स्थापित थे। ये सिल्विया लेवी के विचार हैं। उन्होंने तुलना किया है वर्तमान जो साम्राज्य या अंग्रेजों का साम्राज्य अन्य उपनिवेशवादी देशों का जो राज्य था, उसकी तुलना में भारतीय राज्य का जो आधार था, उस आधार पर उन्होंने चर्चा की है कि ये आक्रमण करके, पराजित करके अधिकार करने के बजाय सांस्कृतिक अधिकार कहीं अधिक था। आक्रमण भी किया गया, लेकिन सांस्कृतिक अधिकार स्वेच्छापूर्वक उन्होंने स्वीकार किया। भारतीय धर्मों को जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण और तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार करते हैं, उस तरह से वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के लोगों ने स्वेच्छापूर्वक भारतीय धर्मों को, कला को स्वीकार किया था। ये इस पर सिल्विया लेवी प्रकाश डालते हैं। अंत में हम देखेंगे डॉक्टर R.K. चौधरी का जो उद्धरण है वो महत्वपूर्ण है। अनादिकाल से भारत बाह्य विश्व से अपना संपर्क रखता चला आया है। भारत का सांस्कृतिक प्रसार भारतीय इतिहास की सबसे अधिक दिव्य परंतु विस्मृत उपकथा है। बड़ा उद्धरणीय वाक्य है। इतिहास की सबसे अधिक दिव्य परंतु विस्मृत, जिसे हम भूल चुके हैं, ऐसी उपकथा है जिसके लिए कोई भी भारतीय गर्व कर सकता है। तो हम भारतीयों को वस्तुतः इस पर गर्व है कि भारतीयों का अधिकार न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से हमारी सामाजिकता, हमारी सांस्कृतिकता
इन सब का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों में देखते हैं, और न केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों में बल्कि श्रीलंका और उत्तर की ओर चाहे अफ़गानिस्तान, कासगर, खोतान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान और पश्चिमी देशों तक हमारा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित रहा। तो इस तरह से बृहत्तर भारत की स्थापना हुई थी।